अब चलिए चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। मुंह से कटेगी पूरी जिंदगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगा 1 लाख की पेंशन। जल्द शुरू करें ये काम। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों भारी विरोध के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरू करने का ऐलान तो कर दिया। इससे पहले सरकार ने साल 2004 से ओल्ड पेंशन को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम शुरू किया था, लेकिन जब से सरकार ने यूपीएस का ऐलान किया है, तब से एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑप्शंस कर दिया गया है। यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी को एनपीएस और यूपीएस से किसी एक को चुनने का अवसर मिला है। ये बात तो हो गई सरकारी कर्मचारी यानी नौकरी करने वालों के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों का क्या है? तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से आप नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में 1 लाख रुपए महीने की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी आप सभी को बताते हैं। ये सभी जानकारियां ईपीएफओ की तरफ से दी गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि निवेश के लिए अच्छा एनपीएस एक ऑप्शन हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों की जिंदगी रिटायरमेंट के बाद भी आराम से चलती रहे, इसके लिए उनके पास नेशनल पेंशन सिस्टम ऐसा एक ऑप्शन है। इसमें निवेश करके कोई भी शख्स रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा उठा सकता है। जी हाँ, साल 2009 से नेशनल पेंशन स्कीम हर शख्स के लिए ओपन कर दिया गया। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक केवल सरकारी कर्मचारी ही इसमें निवेश कर सकते थे, लेकिन वर्ष 2009 से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भी इसमें निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन असली सवाल क्या है कि आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन के लिए अभी से कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आप अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए सेविंग कर सकते हैं। इसे पीएफआरडीए की तरह एक संचालित किया जाता है। इस नेशनल पेंशन स्कीम में आप जो निवेश करते हैं उसका कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसका मतलब कि आपको कितना पैसा मिलेगा यह शेयर बाजार की चाल पर निर्भर करता है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही नेशनल पेंशन स्कीम पूरी तरह आपकी मर्जी पर आधारित है। इसमें आप नौकरी के दौरान अपने पेंशन अकाउंट से पैसे जमा कर सकते हैं और धीरे धीरे जमा किया हुआ पैसा रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड बन जाता है। इस फंड से मिलने वाले ब्याज से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। आप जितना ज़्यादा और जितनी कम उम्र में नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा जमा करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आपको उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलने लगेगी। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 लाख रुपए पेंशन के लिए अभी से कितना निवेश करना होगा। क्योंकि ये एक वीडियो रेकमेंडेड वीडियो है और जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं लगातार मैं उनके बारे में जानने का और उनको बताने का प्रयास जरूर करता हूँ। 35 वर्ष की उम्र में आपको शुरुआत करनी होगी। सालाना 10% की दर से निवेश में बढ़ोतरी और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना है। यदि 80% फंड का यूज 60% एनुटी के लिए आपको 17,000 रुपये हर महीने कंट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको एनुटी के लिए कॉपर्स की 40% यूजर के लिए 34,000 रुपये के मासिक योगदान की जरूरत होगी। दोनों ही मामलों में रिटायरमेंट के बाद मंथली आमदनी 1 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल एक बनता है कि इसमें कौन निवेश कर सकता है। 18 से लेकर 70 साल की उम्र के व्यक्ति का कोई भी भारतीय नेशनल पेंशन सिस्टम का फायदा उठा सकता है। यह रिटायरमेंट के बाद की आमदनी बढ़ाने के लिए शानदार तरीका हो सकता है। इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट भी फायदा मिलता है। नेशनल पेंशन स्कीम में नियमित रूप से पैसे जमा करने से आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने का शानदार तरीका है। इसमें निवेश करना पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की छूट के अलावा नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर आपको सेक्शन 80 CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्स कटौती का भी फायदा दिया जाता है। चलिए चलते हैं अब मेन मुद्दे की तरफ, जो कि 18 महीने डी एरियर का एक अहम बिंदु हो सकता है। और पुरानी पेंशन योजना जो ओपीएस यानी कि ओपीएस के लिए संघर्ष हम लगातार करते रहते हैं, तो क्या ओपीएस के लिए अभी संभावना है कि जो सरकारी कर्मचारी इस चीज़ की डिमांड करते हैं या इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाते हैं कि ओपीएस के लिए जो हमने मुद्दे किस्से या धरना प्रदर्शन किए हैं, आपने हाल ही में भी देखा होगा, देश के जगह जगह हर राज्य में कर्मचारियों का एक मत है कि हम पुरानी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक कमेंट्स आया, उसको लेकर मैंने ये वीडियो रेकमेंडेड वीडियो मान सकते हैं, एक टॉपिक लगाने का प्रयास किया। क्योंकि जिस प्रकार के आपके कमेंट्स आएंगे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको बताने का प्रयास करूं। लेकिन बात हमारा मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना, 18 महीने डी एरियर या कुछ खास पॉइंट जो कि अभी वर्तमान में लागू होने वाले हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में
महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी, 18 महीने के बकाया का भुगतान, पेंशन कम्यूटेशन में संशोधन और अन्य भत्तों में वृद्धि शामिल है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। आज बात करने वाले हैं 18 महीने डीए एरियर से लेकर पुरानी पेंशन योजना, सभी मुद्दे बड़े अहम और स्पेशल होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करना। बात करेंगे 18 महीने डीए एरियर से लेकर लगातार उन सभी मुद्दों को, उन सभी बातों को जो सरकार इस बारे में घोषणा करने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जनवरी का जो वक्त आने वाला है उसमें ऐसी ऐसी अपडेट आप सभी के लिए आने वाली है जो आपके लिए एक निर्णायक और एक सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करेगी। यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत बना हो सकता है, जो लंबे समय से इन लाभों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए मिलेगा, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए का भुगतान हो सकता है। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन की गणना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक लाभ पहुंच सकता है। जहां साथियों सकता है या सकती है, यानी कि सख्ती वाला जो सवाल आता है, वहां एक आशंका खड़ी होती है। साथ ही विभिन्न विभागों जैसे मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए, यात्रा भत्ता डीए और शिक्षा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा तो की। इस बढ़ोतरी के साथ डीए की दर अब बढ़कर 53% तक पहुंच गई है। जुलाई 2024 की बात करें तो जब से ये प्रभावी हुआ और इससे लगभग 48 लाख केंद्र कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिला। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव क्या रहा? कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि हुई, महंगाई से राहत मिली और जीवन स्तर में सुधार आया। अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को आर्थिक गति बढ़ावा मिली है। वही बात करें 18 महीने डीए एरियर को लेकर तो सरकार ने 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने का निर्णय तो लिया, जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सेम मुद्दा रहा 2020, 2021 और 2022 का। राशि प्राप्त कर्मचारी पेंशन भोगियों के वेतन पेंशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। भुगतान का तरीका होगा एकमुश्त या आसान किस्तों में सरकार इसको देगी। अगर पेंशन कम्यूटेशन में संशोधन की बात करें तो पेंशन कम्यूटेशन की गणना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन संशोधन का उद्देश्य पेंशन भोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है। पेंशन कम्यूटेशन में प्रमुख बदलाव होंगे। नई कम्यूटेशन तालिका लागू, आय अधिक आधारित कम्यूटेशन फैक्ट्री में वृद्धि और कम्यूटेशन की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी, पुनर्स्थापन अवधि में कमी संभव है। अन्य भत्तों में भी वृद्धि करने की संभावना है। सरकार ने विभिन्न भत्तों में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इन भत्तों में शामिल है मकान किराया भत्ता एचआरए, एक्स श्रेणी शहर में 27% से लेकर 30% और वाई श्रेणी शहरों में 18% से लेकर 20% और जेड श्रेणी शहरों में 9% से लेकर 10% बढ़ोतरी की गई है। यात्रा भत्ते की बात करें तो टीए दैनिक भत्ते में 25% की वृद्धि शामिल है। होटल आवास की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा भत्ते की बात करें तो प्रति बच्चा 2250 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। बाल शिक्षा भत्ते की बात करें तो विकलांग बच्चों के लिए दोगुना किया गया है। डीए बढ़ोतरी और अन्य लाभों का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस कदम से न केवल सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि समग्र आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक प्रभाव के प्रमुख बिंदु क्या है? खपत में वृद्धि, अधिक आय से कर्मचारी और पेंशन भोगी अधिक खर्च कर सकेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। उद्योग और लाभ, बढ़ी हुई मांग से विभिन्न उद्योगों जैसे खुदरा, आवास और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के फायदा होगा। बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर राजस्व में वृद्धि होगी। अधिक खर्च से सरकार के कर राजस्व में भी बढ़ोतरी देखने के संभव है। मुद्रास्फीति की बात करें तो हालांकि इससे मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हो सकती है। डीए बढ़ोतरी और 18 महीने डीए एरियर का मिलना संभवतः लाभों का सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवार के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दशा से भी भूमिका और योगदान को बढ़ावा मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार होगा। अधिक आय से कर्मचारी बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकेंगे। शिक्षा खर्च बढ़ेगा। बढ़े हुए शिक्षा भत्ते से भी बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा डीए की वृद्धि की घोषणा पर प्रभाव राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा। अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र के फैसले का अनुसरण करती हैं और अपने कर्मचारियों के लिए समान लाभ घोषणा करती हैं।
डीए समायोजन राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए डीए दरों के में समान बढ़ोतरी कर सकते हैं। वित्तीय बोझ की बात करें तो इससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। बजट की बात करें तो राज्य को अपने बजट में समायोजन करना पड़ सकता है। केंद्र सहायता की कुछ राज्य इसके अतिरिक्त खर्च के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांग सकते हैं। यह वीडियो सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। सरकारी नीति और घोषणाओं में बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम और अधिकतम जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी या वेबसाइट से संपर्क जरूर करें।